आज बिहार और बिहारी की हालत किसी से छुपी नहीं है। अगर आप बिहार में लोगों को जीने की जिंदगी देना तो इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर बेइज्जत ना होना पड़े। वो मजदूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं केवल 2 वक्त की रोटी के लिए। पर जो भारत का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, आज वो सब काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो कैसा भी काम हो, ईंट उठाना, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री में मशीनें चलाना, डिलीवरी बॉय, पैकिंग, झाड़ू लगाना, मतलब हर वो काम जो एक आम इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं करना चाहता। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज इनके सम्मान के सबको गाली बना दिया गया है। अगर राजू की वो हैसियत होती कि वो मकान मालिक को उस तरीके से जवाब दे पाता तो शायद उसकी मकान मालकिन की ये हैसियत नहीं होती कि उसके साथ इस तरीके का सलूक कर सके। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीब राज्यों में से एक है। बिहार, और आज 66,000 जो आप बता रहे 67,000, अगर उस प्रति व्यक्ति आय को भी लीजिएगा तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। इस राज्य में पलायन सबसे ज्यादा होता है। इस राज्य में हर साल बाढ़ आती है, फिर भी लोग जीते हैं, जूझते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। देश का सबसे काबिल राज्य होना चाहिए था, जहां से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं। जिस धरती पर चाणक्य जैसे विद्वान हुए, जिस धरती से महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान को फैलाया, जिस धरती पर श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जहां नालंदा महाविश्वविद्यालय हुआ करता था, जिस धरती के लोग मेहनत और मजदूरी करके किसी और के राज्य के विकास में योगदान देते हैं, आज उसी धरती के लोग जाने कितनी ही तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ऊपर से देखने में तो लगता है कि सच में बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं, पर मैंने जिस बारीकी से चीजों को देखा और समझा, आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा, आपका भी नजरिया बदल जाएगा। एक दया की भावना जागेगी कि सच में इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे किसी राज्य के साथ हो सकती है। देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो आखिरी तक जरूर समझने की कोशिश करना कि असली कहानी है क्या। क्या सच में बिहार के लोग गंदे होते हैं और इनके आज के बदलाव के पीछे का कारण क्या है? मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको वो चीज महसूस होगी जो आपको शायद कहीं ना कहीं पता तो थी पर किसी ने महसूस नहीं करवाया। और अगर ये वीडियो आपने अपने फ्रेंड्स को दिखाया तो इस वीडियो को देखने के बाद बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आने वाले टाइम में बिहार को पूरे भारत का नंबर 1 स्टेट बना सकता है। ये बात केवल हवा में नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट्स और प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि बिहार में कितनी कैपेबिलिटीज है, कितनी पावर है और कितना जुनून है बिहार के नौजवानों में। बिहार के आज के हालात की कहानी शुरू होती है बीते हुए कल से। आज जिसको हम बैकवर्ड स्टेट कहते हैं, वही बिहार कभी भारत का इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल कैपिटल था। फिर आए मुगल और ब्रिटिश और धीरे धीरे इस धरती के ज्ञान को, इसके संसाधन को और सबसे बड़ी बात इसके स्वाभिमान को छीन लिया गया। ब्रिटिश ने मगध की संपन्न भूमि से टैक्स तो लिया पर डेवलपमेंट नहीं दिया। 1917 में जब महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था तो पूरे देश ने देखा कि क्रांति का पहला बीज बिहार की धरती पर ही बोया गया था। मतलब बिहार ने देश को क्रांति दी, ज्ञान भी दिया और शांति का पथ भी दिया। लेकिन आजादी के बाद जब नए भारत का निर्माण हुआ तब बिहार से उसका ज्ञान ले लिया गया पर विकास नहीं दिया गया। 1947 के बाद भारत आजाद जरूर हुआ पर बिहार अब भी वंचित रहा। ये वही टर्निंग पॉइंट था जहां से बिहार का पतन शुरू हुआ। जिस राज्य ने भारत को पथ प्रदर्शन दिया था वही राज्य धीरे धीरे सबसे पिछड़ा बनने लगा। आजादी के बाद देश के कोने कोने में नए सपने और नए इरादे थे, लेकिन बिहार के हिस्से में सिर्फ निराशाएं थी। देश के आजाद होने के बाद नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए गए। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, सब जगह फैक्ट्री, रोड और एजुकेशन पर काम हुआ, पर बिहार को दिया गया सिर्फ वादा। जिस राज्य ने देश को पहली क्रांति दी थी, उसी क्रांति के बाद बिहार को भुला दिया गया। किसी भी देश या राज्य की इकोनॉमी डिपेंड करती है वहां के एजुकेशन, वर्कफोर्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में वर्कफोर्स की कमी नहीं थी, पर कमी थी फैक्ट्रीज की, अच्छे एजुकेशन की और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये तीनों ही चीजें बिहार को नहीं मिली। बिहार 1947 से 1960 तक एक रिसोर्स सप्लायर इकोनॉमी था, यानी यहाँ से कोल, आयरन, माइक, लाइमस्टोन और शुगर केन जैसे प्रमुख सामग्रियां वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य में भेजे जा रहे थे। इन राज्यों में वही कच्चे माल का उपयोग करके स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, जिससे बिहार के रॉ मटेरियल्स तो देश के बाकी राज्यों में तो जा रहे थे, लेकिन बिहार को कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। 1960 के दशक में बिहार में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन, बिहार स्टेट टेक्सटाइल मिल और दर्जनों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गए। 1970 के बाद बिहार की जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 5% से भी कम रह गया, जबकि नेशनल एवरेज 25% था। 1947 के बाद से 1970 तक बिहार में करप्शन के कुछ छोटे एलिगेशंस जरूर थे, जैसे रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट इरेगुलरिटीज एक्सेट्रा, पर उनको स्कैम के रूप में डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था। कोई नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन या जुडिशियल केस नहीं बनाया गया, जिससे कभी पता ही नहीं लग सका कि बिहार को सच में लूटा जा रहा था कि नहीं। मतलब भारत आगे बढ़ता गया, बिहार पीछे छूटता गया। अगर इसका जिम्मेदार मैं
सीधे सीधे तौर पर उस टाइम के गवर्नमेंट पार्टीज को दूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राज्य का शासन करता ही ये तय करता है कि आने वाले 5 से 10 साल या 50 सालों में मेरा राज्य कैसा होगा। लेकिन 1980 के दशक तक स्कैम का भी दशक देखने को मिला। बिहार के पॉलिटिकल पार्टीज ने अब बिहार को बुरी तरीके से लूटना स्टार्ट कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने तो लूटा ही था, अब इनकी ही कमी थी। 1996 में ये बात सामने आ गई कि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट बिहार में घोटाला कर रही है और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान घोटालाओं पर होने के कारण बिहार के अंदर ना तो अच्छी एजुकेशन थी और ना ही रोजगार की संभावना। अब रोजगार खत्म होने लगे तो लोगों ने अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया। आज के टाइम में बिहार के लगभग 74 लाख से भी ज्यादा लोग मुंबई, दिल्ली, सूरत, पंजाब, हैदराबाद, केरला जैसे दूसरे राज्यों में काम करते हैं। बिहार के लोग मजबूर है अपने गांव को छोड़कर शहरों में जाने के लिए। शहरों में पैसे कमाने जाते हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से अपने घर की जरूरतों को पूरी करने के लिए शहरों में जाके 2 पैसे ज्यादा बचाने के लिए ऐसी हालात में रहते हैं जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। बिहार के लोग अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, वो नर्क भोग रहे हैं केवल ये सोचकर कि उनके बच्चों को ये सब ना देखना पड़े। आज पूरे भारत में बिहार के लोगों को बुरी नजर से देखा जाता है। इसके पीछे इन्हीं राजनेताओं का हाथ है जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठे हुए और बिहार के लोगों का शोषण कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दफ्तर दिए हैं ताकि बिहार की तरक्की की प्लानिंग कर सके, लेकिन ये लोग प्लानिंग करते हैं कि घोटाला कैसे किया जाए, कितना ज्यादा पैसे लूटा जा सकता है। न जाने कितने ही करोड़ों रुपए अनाउंस होते हैं डेवलपमेंट के नाम पर कभी इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। आज बिहार के नेताओं की ही देन है कि बिहारी शब्द एक गाली बन चुकी है। इनको शायद ये भी नहीं पता कि अगर किसी राज्य के किसी भी व्यक्ति को उसके राज्य के नाम पर उसको गाली दी जा रही है तो इसका मतलब वो केवल उस व्यक्ति को नहीं, उस राज्य के सीएम को भी गाली दी जा रही है। पर वो बात अलग है कि इनको कभी महसूस ही नहीं होता। जब कोई ट्रेन में, सिटी में या कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्हें बिहारी कहकर बुलाता है तो वो सिर्फ आज के टाइम पे एक नाम नहीं, एक ताना बन चुका है। वो लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से हर शहर को बनाया, उनको ही आज शहर के लोग माइग्रेंट कहकर धक्का देते हैं। बिहार की ट्रेजेडी यही नहीं खत्म होती। आपको सुनकर हैरानी होने वाली है कि हर साल यहाँ बाढ़ आती है, गंगा और कोसी अपना रूप दिखाती है, लेकिन अभी तक कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। एग्रीकल्चर बिहार का बैकबोन है, लेकिन मखाना, लीची और मक्का जैसे क्रॉप्स पर कोई भी एमएसपी नहीं है। मखाना जिसे सुपर फूड कहा जाता है वो भी बिहार के किसानों के हाथों से निकलकर कॉर्पोरेट कंपनीज के हाथों में चला गया है। मार्केट में आज के टाइम पर इसका प्राइस लगभग 1500 रुपए पर केजी के आसपास है, फिर भी किसानों को इस चीज का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। आज के टाइम पर बिहार को हर तरीके से लूटा जा रहा है। यहाँ के लोग बेचारे इतने भोले हैं कि चालाक किस्म के व्यापारी इनसे इन्हीं का मखाना सस्ते दामों पर खरीद कर बहुत ही महंगे दामों पर इसको बेचा जा रहा है और इसको बेचकर कई गुना मुनाफा कमाया जा रहा है। मतलब जहां पर किसानों को सुरक्षा मिलनी चाहिए वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है। पूरे भारत में 90% मखाना बिहार प्रोड्यूस करता है। मखाना का इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस 225 करोड़ से भी ज्यादा है और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इस प्रोडक्ट की मार्केट 2023 के अकॉर्डिंग $44 मिलियन की है और आने वाले टाइम में 2030 तक $97 बिलियन की होने वाली है। ऐसे ही बिहार में और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे लीची, जो कि बिहार अकेले 40% के आसपास प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस प्रोडक्ट पर भी कोई भी एमएसपी नहीं है। सेम यही हाल मक्के का भी है। आज बिहार के पास 40 सांसद और 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब देश के सबसे ज्यादा नेता बिहार से हैं तो बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? मैं आपको सच बताऊं तो इन नेताओं को वो बेइज्जती फील ही नहीं होती जो एक आम आदमी दूसरे स्टेट्स में जाकर फील करता है। कोई इनको बिहारी कहकर धक्का थोड़ी मारता है। जनता की एजुकेशन का पैसा लूटता है, क्योंकि अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो जातिवाद के नाम पर वोट कैसे देंगे? पिछले 7 दशकों में हर सरकार ने बिहार को सिर्फ वोट बैंक समझा है। हर इलेक्शन में विकास, रोजगार, एजुकेशन के सपने दिखाए गए। 1950 में बिहार का पर कैपिटल इनकम भारत के एवरेज से ऊपर था। आज वो नेशनल एवरेज का आधा भी नहीं है। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 15% के आसपास है, जबकि नेशनल एवरेज 7% के करीब है। मतलब हर दूसरा नौजवान या तो बेरोजगार है या तो माइग्रेशन के लिए मजबूर है। आप सोच सकते हो मैं एक ऐसे राज्य की बेरोजगारी की बात कर रहा हूं जहां के लोग बहुत मेहनती हैं। इतने मेहनती होते हैं कि अगर ठान ले तो अकेले पत्थर काटकर रास्ता बना देते हैं। जहां हजारों दुख के बीच में उम्मीद जिंदा रहती है। एक ऐसा राज्य जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति आए थे। लेकिन गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सब की है, क्योंकि हमने भरोसा करना तो सीख लिया पर बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। बिहार को अगर कोई कमजोर राज्य कहता है तो शायद उसने इस धरती की गहराई को कभी समझा ही नहीं। अगर हम डाटा देखें तो हर साल बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं। ये बताता है कि यहाँ के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें मौका चाहिए। बिहार में वो सब कुछ है जो किसी भी राज्य को संपन्न बनाने के लिए चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी शक्ति इसका मानव संसाधन है। देश के हर कोने में, हर सेक्टर में, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, सिक्योरिटी हो, लॉजिस्टिक हो या सर्विस
सर्विस इंडस्ट्री हो, बिहार के लोग अपनी ईमानदारी और मेहनत से पहचान बना चुके हैं। अगर बिहार के मखाने और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्ट बिहार से ही एक्सपोर्ट हो तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट बिहार को मिलेगा। जो रॉ मटेरियल्स बिहार से बाकी स्टेट्स में भेजे जाते हैं, अगर उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके बिहार में मैन्युफैक्चरिंग की जाए और यहाँ से वो प्रोडक्ट्स भेजे जाए तो बिहार की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज भी बहुत बड़ा स्कोप है। नॉर्थ बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग और फूड इंडस्ट्री के लिए जमीन और वाटर रिसोर्सेज दोनों ही अवेलेबल है। साउथ बिहार में एजुकेशनल और आईटी पार्क्स बनाए जा सकते हैं, जहां पे यूथ को ट्रेन करके अच्छी खासी आईटी हब बनाया जा सकता है। बिहार के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। यहाँ की 70% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, मतलब एक एनर्जेटिक यूथ अडेप्टेबल वर्कफोर्स जो नए जमाने की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर युवा शक्ति को सही ट्रेनिंग, स्टार्टअप फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो ये राज्य सिर्फ भारत की नहीं, साउथ एशिया की इनोवेशन हब बन सकती है। आज बिहार के पास हर वो चीज है, लैंड भी है, लेबर भी है और लॉजिस्टिक का जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर सही पॉलिसी फ्रेमवर्क लाएं तो बिहार भारत का एग्रीकल्चर, एजुकेशनल और रिन्यूएबल एनर्जी का हब बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, बिहार के पास वो जज्बा है जो किसी डाटा में नहीं मिलता। ठोकर खाकर गिरने का नहीं, उठकर जीतने का जज्बा, यही बिहार की असली कसमता है। वो मिट्टी जो कभी हारी नहीं, सिर्फ रुककर नई दिशा ढूंढती है। और अब वक्त आ गया है कि ये धरती फिर से दुनिया को दिखाए कि बिहार सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी लिख सकता है। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप बिहार से हैं तो बिहारी होने पे गर्व करो और इस वीडियो को गर्व से अपने बिहारी दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरी रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।